निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। सेकेंड क्वेश्चन के अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान कब घोषित किया? खुद को सुल्तान कब घोषित किया था? ध्यान दीजिएगा, घोषित करने की बात की जा रही है, तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, 19 जुलाई 1296 को घोषित किया था। और हम आगे बताएंगे आपको कि वो सुल्तान कब बना। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? 1325 ईस्वी, ऑप्शन डी। देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगे और आपको लगे कि ये क्वेश्चंस गलत है तो आप उसके बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके नीचे कमेंट करिएगा, ताकि हम उसको रिव्यू करके उसको पिन कर सकें। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, जूना खां। क्वेश्चन नंबर 5, अलाउद्दीन खिलजी विधिवत रूप से दिल्ली के राज सिंहासन पर कब बैठा? ऊपर हम लोगों ने देखा था कि इन्होंने घोषणा किया था 19 जुलाई 1296 को, और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा 20 अक्टूबर 1296, यानी सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। तो अगर आपसे पूछे कि कब बैठा, तो 1296 20 अक्टूबर को, और घोषणा कब किया, तो 19 जुलाई को। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, अली और गुरसास्प, यहाँ पे अली गुरसास्प, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1293 में मालवा प्रदेश के भीलसा पर आक्रमण किया, जिससे प्रसन्न होकर सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उसे आरिज ए ममालुक एवं कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, अवध का। ठीक है, अवध का सूबेदार नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ? तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, देवगिरी। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य जो अभियान था वो देवगिरी के विरुद्ध था, ऑप्शन सी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासन कौन था? देवगिरी का शासक कौन था? यहाँ पे सही आंसर बनता है ऑप्शन ए, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का जो शासक थे रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया, तब वहाँ का शासक रामचंद्र था, जो कि कौन से वंश का था? 1296 में देवगिरी पर आक्रमण करने के समय रामचंद्र जो था वो यादव वंश का था। ठीक है, यादव वंश, ऑप्शन डी। अगला पॉइंट्स, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किस हिंदू सुल्तान को राय रायन की उपाधि दी थी? राय रायन की उपाधि दी गई थी किसे? रामचंद्र देव, ऑप्शन बी, रामचंद्र देव। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी। दक्षिण विजय करने के लिए मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो मलिक काफूर, जिसको हज़ारे दिनारी के रूप में भी जाना जाता है। मदुरै तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को ही जनरल नियुक्त किया था, तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। किसने 1297 में मलिक काफूर को मलिक ए नायब बना दिया? मलिक काफूर को मलिक ए नायब बना दिया था किसने? ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान के साथ उस दक्षिण अभियान के समय उसके साथ था? सही आंसर ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किसने आशिका, नूह सिपिहर, किरान उसासदेन एवं खजाइन उल फुतू की रचना की है? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आशिका और नूर सिपिहिर आपको याद रखना है, ये सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? किस भाषा को? तो खड़ी बोली, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित फारसी कवियों में से किसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया? भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया किसने? अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न, नया फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? जितने भी क्वेश्चंस आप इस वीडियो में देखेंगे वो हर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम्स के लिए, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक अच्छे तरीके से बस ध्यान से सुनिएगा, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करके रखिए। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। ज़रूर क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अमीर खुसरो ने किसके आदेश पर अपनी प्रसिद्ध मसनवी अत्सिका लिखी थी?
अस्तिका को लिखा था किसके आदेश पर? ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, खिरज का। ठीक है, खिरज का। अगला क्वेश्चन कि मीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरबार में था? मीर हसन देहलवी किसके दरबार में था? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। जब उसने राजत्व यानी कि किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों एवं आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? ये कथन कहा गया है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। सी विल बी ए राइट आंसर। घरित अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मवेशी पर कर लगाया था? मवेशियों पर भी कर लगाया था दिल्ली के किस सुल्तान ने? ऑप्शन ए को टिक करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने मवेशियों पर भी कर लगाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान कर मोहम्मद बिन तुगलक को अपना युवराज घोषित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक को युवराज घोषित किया था कौन सी उपाधि दे करके? उलूग खां, ऑप्शन डी उलूग खां। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक को ही। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदल करके क्या रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदल करके क्या रखा था? दौलताबाद। ठीक है, दिल्ली से राजधानी को दौलतागिरी ले गया और दौलतागिरी का नाम बदल करके यानी कि दिल्ली से देवगिरी ले गया और देवगिरी का नाम बदल करके दौलताबाद रखा था। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो बी को टिक करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। अगला प्रश्न, बाजार नियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। बाजार नियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। सी को टिक करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियमन प्रणाली को स्टार्ट किया गया था। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया? सार्वजनिक वितरण प्रणाली को स्टार्ट किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने मुस्तखराज का संबंध किससे था? देखिए, दीवाने मुस्तखराज जो कि एक विभाग था, भू राजस्व विभाग था, और इसको स्टार्ट किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन बी। दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी किस लिए? तो ये था बकाया लगान की वसूली करने के लिए। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किसने किया? दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया, बताइए किसने? नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया किसने? तो सी को टिक करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने। अच्छा, इक्ता प्रथा को किसने स्टार्ट किया था, ये आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। इक्ता प्रथा को किसने स्टार्ट किया था? दिल्ली सल्तनत के कौन से पहले सुल्तान ने कृषकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया? कृषकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद कब स्थानांतरित किया? दिल्ली से देवगिरी जो स्थानांतरित किया गया था, इसका नाम दौलताबाद रखा गया था, ये कब किया गया? ऑप्शन सी 1327 ईस्वी में। ठीक है, 1327 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली कब स्थानांतरित किया? देखिए ये किस तरह से किया गया। पहले दिल्ली से दौलताबाद ले गया 1327 में, और फिर से दौलताबाद से दिल्ली को स्थानांतरित किया गया 1335 ईस्वी में। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई किसके समय में? ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन से अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर सानी कहा था? दूसरा सिकंदर सानी किसने कहा था? ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी खुद को सिकंदर सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर कहा करता था। सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा किसने स्टार्ट करी थी? तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कहा दौलताबाद मोहम्मद बिन की पथभ्रष्ट शक्ति का स्मारक था? दौलताबाद मोहम्मद की पथभ्रष्ट शक्ति का स्मारक था, ये किसने कहा था? तो लेन पुल ने कहा था। ठीक है, लेन पुल ने कहा। ऑप्शन सी। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक को बताया गया, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण बताया? किस इतिहासकार ने बताया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, एल्फिंस्टन। ठीक है, एल्फिंस्टन ने ही कहा था मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण। अगला प्रश्न,
कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करा था? अलाउद्दीन खिलजी नहीं कराया था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई, उनका नाम था जफ़र खां। ठीक है, जफ़र खां, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा है? पागल बादशाह कहा है? ज़ियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, ज़ियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान कहा है? दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान किसने कहा है? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। नेक्स्ट वन, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो सीमा के रूप में था सिंधु। जब 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? उस समय मेवाड़ के शासक थे राणा रतन सिंह। ऑप्शन डी, राणा रतन सिंह। चित्तौड़ का नामकरण खिरजाबाद किसने रखा था? खिरजाबाद किसने रखा था? तो ये नाम रखा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही। ऑप्शन सी। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन बना? गाजी मलिक। ठीक है, गाजी मलिक, ऑप्शन बी। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों के तत्काल पहले और तत्काल बाद शासन किया था? यानी खिलजी के बाद, खिलजी के पहले कौन थे, खिलजी के बाद कौन थे? तो खिलजी के पहले गुलाम वंश और खिलजी के बाद तुगलक वंश, यानी राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित तुगलकी राजवंशों के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन बी। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर के तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनाई थी? टोकन मुद्रा बनाई थी किस देश से? ये उदाहरण लेकर के चाइना से। ऑप्शन सी। भारत में चमड़े के प्रतीक मुद्रा किसने स्टार्ट किया? चमड़े के प्रतीक मुद्रा किसने स्टार्ट किया था? ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। सन 1329 से 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा चलाया था, जिसको हम लोग सांकेतिक मुद्रा के रूप में भी जानते हैं? देखिए, कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट पूछ जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा कब चलाया था? तो 1329 से 1330 ही आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था कब? तो ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक, बी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट्स कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस एक नए विभाग का आरंभ किया? कृषि के विभाग के लिए, कृषि के विकास के लिए एक नया विभाग बनाया था, जिसको हम लोग दीवाने कोही या फिर दीवाने अमीर कोही के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी। किताब उल रेहला का लेखक कौन है? किताब उल रेहला के लेखक हैं इब्न बतूता, जो कि मोरक्को यात्री था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही आ रहा था। उस जैन संत का नाम क्या था जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किया था? उनका नाम था जिन प्रभु सूर, यानी ऑप्शन डी। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? मोहम्मद बिन तुगलक के ही मृत्यु पर यह बात कही गई थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। ए विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस एक दिल्ली के सुल्तान ने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात और दारुल सफ़ा की स्थापना की थी? यहाँ पर भी सही आंसर बनेगा फिरोज शाह तुगलक ही, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? दारुल सफ़ा क्या था? तो ये एक खैराती अस्पताल था। ऑप्शन ए। हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर। देखिए, ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है कि हक ए सर्व क्या था? तो ये एक प्रकार का सिंचाई कर था। लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर स्टार्ट किया था, सिंचाई कर, जिसको हम लोग हक ए सर्व के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नहीं था? तो दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? सही आंसर ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट वन देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों को एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके?
ये किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था अनुवाद विभाग, ऑप्शन ए। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन ए। देखिए आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था? सोने का स्तंभ कहा था? फिरोज शाह तुगलक। इस फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? भारतीय राष्ट्रीय संघ जो नाम था ये एओ हुम ने ही इसको बनाया गया था, उनके द्वारा, निर्माता वही थे और उन्होंने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन रखा था। लेकिन बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखने का जो सुझाव रखा गया किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बस इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए, जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, बस आखिरी तक बने रहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? स्थापना कब हुआ था? 1885 में, ठीक है, 28 दिसंबर 1885। उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ग्लैडस्टोन। बी विल बी राइट आंसर, ग्लैडस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? तो उस वक्त भारत के वायसराय का जो सिलसिला चल रहा था, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं 1885 के समय लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन, इनका कार्यकाल 1884 से लेकर के 88 तक था, ठीक है, 1884 से 88 तक था। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव किसने दिया था कि स्वतंत्रता बाद, जब स्वतंत्रता भारत को मिल जाएगी तो उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त किया जाना चाहिए? तो ये सुझाव दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिससे कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया? तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कदाम्बिनी गांगुली। कदाम्बिनी गांगुली। यहाँ पे अध्यक्ष की बात नहीं की जा रही है, अगर अध्यक्ष आपसे पूछा तब वहाँ पे हम लोग अधिवेशन को टिक करते हैं। फिलहाल यहाँ पे प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, कदाम्बिनी गांगुली। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? इसके प्रसिद्ध होने का कारण ये है कि 1885 में जो पहला अधिवेशन हुआ था डब्ल्यू.सी. बैनर्जी के द्वारा बम्बई में हुआ था, तो ये बम्बई में ही आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था, इसीलिए ये चर्चित है। तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, 1906 में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? 1906 में अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन। और मैं आपको बता दूं कि दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 बार अध्यक्षता इन्होंने किया। कब? तो 1886 का दूसरा अधिवेशन था, उसके बाद 1893 में और एक बार 1906 में। तो इन्होंने कुल 3 बार अध्यक्षता किया, ये आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, उनका नाम क्या है? ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोपन लिपि लागू करने की वकालत की, वह कौन थे? तो ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट वन, कांग्रेस के प्रति कर्जन की क्या नीति थी? कांग्रेस के प्रति कर्जन की क्या नीति थी? तो कर्जन जो थे इनको समाप्त करना चाहते थे, यानी कि अस्तित्व समाप्त करना चाहते थे, इस तरह से वो दृष्टिकोण रखते थे। यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस यानी एस.सी. बोस के द्वारा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सही नहीं है, गलत तरीके से मैच किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1887। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो पहला अधिवेशन हुआ, पहला अधिवेशन की अगर हम बात करें तो बम्बई में हुआ था। दूसरा अधिवेशन आपका बन जाता है
कलकत्ता में। तो दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता था और 1887 की बात करें तो ये आपका नीचे आ जाता था मद्रास। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये पॉइंट आपका गलत बन जाता है, लेकिन बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में भी हुआ था, 1922 का गया अधिवेशन था और 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन था। तो इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में था। कलकत्ता अधिवेशन यहाँ पे ना होकर के मद्रास अधिवेशन 1887 होना चाहिए था। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था किसने? तो ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो चित्तरंजन दास। ए विल बी राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, और आज की इस वीडियो का लाइक का मैं टारगेट रखता हूँ 700 लाइक्स का। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, काफ़ी इधर उधर ढूंढ करके मैंने इस क्वेश्चंस को तैयार किया, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। 700 लाइक्स मैं आपसे मांग रहा हूँ, प्लीज़ लाइक कर देना और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? या फिर अगर आपसे पूछे कि पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे, पारसी अध्यक्ष कौन बने थे, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा दादा भाई नौरोजी। क्योंकि आपको पता है कि 1885 में जो प्रथम अधिवेशन हुआ यहाँ पे WC बैनर्जी थे। उसके बाद 1886 में पारसी अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। 1887 की बात करें तो 1887 में यहाँ पे सबसे पहले बने थे पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि ये मद्रास अधिवेशन था। और उसके बाद 1888 में पहली बार बने थे अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, इलाहाबाद अधिवेशन। तो ये 4 आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो पारसी अध्यक्ष पूछे या फिर अगर आपसे दूसरा अधिवेशन बात की जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, दादा भाई नौरोजी को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल के साथ वार्ताएं की थी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद आपको पता है कि 1940 से लेकर के ये 1945 तक अध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहे थे। सबसे लंबे समय तक कार्यरत रहने वाले अध्यक्ष के रूप में ये जाने जाते हैं अबुल कलाम आज़ाद, तो इनको याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो पेड ग्रुप है, पेड कोर्स है, जिसमें मैंने आपको 260 से ज़्यादा नोट्स दिया है, उसमें मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बारीकी से बताया हर एक पॉइंट को। अगर आपने उस नोट्स को पढ़ा है होगा तो यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं है जो कि आप छोड़ेंगे, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 27वां अधिवेशन की बात करें तो ये बांकीपुर में हुआ था, इसके याद रखना है। और ये क्वेश्चंस आपका ऑलरेडी PCS में पूछा गया था, तो राइट आंसर यहाँ पे डी होगा, बांकीपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1986 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मेरठ में JB कृपलानी। ए विल बी राइट आंसर, JB कृपलानी। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा, ये बात किस अधिवेशन में कही गई थी? कराची अधिवेशन 1931। अच्छा, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1931 में पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी। माफ़ी चाहूँगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये पहली अध्यक्षता थी 1931 की कराची अधिवेशन, तो इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, मैंने आपको बताया, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? ये किसने किया था? तो ये किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता C. विजय राघव चेरियार ने की थी? C. विजय राघव चेरियार ने की थी। तो ऑप्शन बी नागपुर अधिवेशन 1920। ठीक है, नागपुर अधिवेशन 1920। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या फिर योजनाबद्ध किया गया था? ये बात किसने कही थी? ये बात कही गई थी सर सैयद अहमद के द्वारा। बी विल बी राइट आंसर।
नेक्स्ट वन, दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष टोटल दादा भाई नौरोजी 3 बार बने थे। मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर में बताया था 1886, 1893, 1906। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? जवाहरलाल नेहरू भी टोटल 3 बार अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। और कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने नहीं किया था? तो रामगढ़ अधिवेशन 1940, इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। और 1929 में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। उसके बाद लखनऊ अधिवेशन 1936 और फैजपुर अधिवेशन जो कि पहली बार गांव में आयोजित हुआ था 1937 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर आपका बनेगा डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1909 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मदन मोहन मालवीय जी की जो रचनाएं हैं, क्या आप उनके बारे में नीचे लिख करके बताएंगे? कौन कौन से उन्होंने पत्रिका जारी किया था? तो काफ़ी अच्छा होगा, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था किस अधिवेशन में? तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, डी को टिक करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जनगण मन जो राष्ट्रीय गान है उसको भी कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया था 1911 में। ठीक है, 1911 में गाया गया था, ये याद रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे जयपुर में स्वतंत्रता के बाद? तो डॉक्टर पटाभी सीतारामैया, सी विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपका कहाँ पे हुआ? सबसे पहले हुआ था बम्बई में, उसके बाद ये चला गया था कलकत्ता में, और उसके बाद ये नीचे आया कहाँ पे? तो ध्यान रखेंगे ये आपका 1887 में बना, जो कि मद्रास, और उसके बाद ये फिर से ऊपर में चला गया था कहाँ पे? तो ये कहेंगे हमारा कलकत्ता, इलाहाबाद, जो कि 1888 में। और यहाँ पे पहली बार ब्रिटिश के द्वारा, जो कि जॉर्ज यूल थे, इसे याद रखना है। या फिर अगर आपसे पूछे कि पहले ईसाई कौन थे, ईसाई अध्यक्ष कौन बने थे, तो जॉर्ज यूल को ही हम टिक करेंगे, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कुल कितनी महिलाएं अध्यक्ष बनी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कुल कितनी महिलाएं थीं जो कि अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थीं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, टोटल 3 महिलाओं के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। जैसे अगर हम बात करें तो पहली बार 1917 में एनी बेसेंट बनी, जो कि कलकत्ता अधिवेशन। उसके बाद भारतीय अगर आपसे पूछे तो भारतीय 1925 में सरोजनी नायडू बनी थी, जो कि ये कानपुर अधिवेशन था। और उसके बाद 1933 में फिर से नेली सेन गुप्ता बनी थी, जो कि ये कलकत्ता अधिवेशन था। फिर से ये कलकत्ता, ये कानपुर, और ये आपका बना था फिर से कलकत्ता। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो प्लस 8 साल फिर से बढ़ा, और फिर से प्लस 8 साल फिर से बढ़ा, यानी 8-8 वर्ष के अंतराल के बाद महिलाएं बनी गई थी। तो ये आपको पॉइंट्स ध्यान रखना है, टोटल 3 महिलाएं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक भूमेश चंद्र बैनर्जी यानी कि WC बैनर्जी की अध्यक्षता में कितने गैर सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो पहली जब बैठक हुई थी ये आपका, इसमें 72, ठीक है, 72 गैर सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब और किसने की थी? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सबसे पहले इसका नाम जो था इंडियन नेशनल यूनियन यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन इसको बाद में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बदल दिया, बदलने का सुझाव दिया था, इसका नामकरण किया था। ठीक है, तो ये जो आपका यूनियन है इसकी स्थापना किसने किया था? तो 1854 में एओ हुम के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एओ हुम कौन थे? तो एक रिटायर्ड सैनिक थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का उदारवादी युग कब से कब तक रहा? उदारवादी युद्ध, उदारवादी युग की बात करें तो ये आपका 1885 से लेकर के 1905 तक रहा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में यानी कि गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गए थे? तो नरम दल और गरम दल में विभाजित हुए थे, ये 1907 का सूरत अधिवेशन था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अब यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ, कमेंट करके बताइएगा कि सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्लीज़ आपका राइट आंसर नीचे आना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो नीचे ढूंढ करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन थे, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद रहे, और याद है तो आप कमेंट कर ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था, ये था 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता
जवाहरलाल नेहरू ने किया था और जवाहरलाल नेहरू की ये पहली अध्यक्षता थी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1896 हम लोगों ने देखा था, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? रहीमतुल्ला एम सयानी के द्वारा। बी विल बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय महाविद्यालय विद्यार्थी सम्मेलन नागपुर में दिसंबर 1920 में हुआ था? तो 1920 में जो कि नागपुर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, लाला लाजपत राय। अगला पॉइंट कि 1906 में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? अच्छा, ये क्वेश्चन आपका फिर से आ गया था ना, ऊपर हम लोगों ने देखा था। राइट आंसर आपका क्या बनेगा? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू को टिक करेंगे, सी विल बी राइट आंसर, क्योंकि इन्होंने कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता इन्होंने किया था। ठीक है, जबकि श्रीमती एनी जो बेसेंट थी इन्होंने सबसे पहले अध्यक्ष तो बनी थी, लेकिन ये भारतीय नहीं थी। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन इन्होंने किया था। अगला पॉइंट है कि निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना, कलकत्ता अधिवेशन 1917। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसकी शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये बात किसने कही थी? ये बात लिखी गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन, सी विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी नियुक्त की थी? तो ध्यान रखिएगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में हुआ था, क्योंकि यही अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, हरिपुरा अधिवेशन 1938। इसी में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन इन्होंने किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और इसके अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला पॉइंट्स, हरिपुरा जहां भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ, यह किस राज्य में स्थित है? हरिपुरा किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो ये पड़ता है गुजरात। ठीक है, गुजरात, हरिपुरा गुजरात। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, अध्यक्ष रहे? लगातार 6 वर्षों तक, 1940 से 1945 तक, जो कि कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कार्यकाल में सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा, अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में इन्हीं को जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने 1923 का दिल्ली अधिवेशन जो विशेष अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किए थे। सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए इसका मजाक उड़ाया था? क्वेश्चन रिपीटेड है, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? तो ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष की बात करें तो सबसे पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बैनर्जी ने किया था, लेकिन उस वक्त महासचिव के रूप में A.O. होम थे। ए विल बी राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत बने राजेंद्र प्रसाद। सी विल बी राइट आंसर, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस पटाभी सीतारमैया को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ हुए थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। त्रिपुरी अधिवेशन 1939। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि पहली मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में हम लोग बदरुद्दीन तैयबजी को जानते हैं, जिन्होंने तीसरी अध्यक्षता की थी 1887 में मद्रास अधिवेशन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट होने की कराची अधिवेशन में मुख्य रूप से क्या हुआ था? कराची अधिवेशन में मुख्य रूप से क्या हुआ था? तो मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई थी। ए विल बी राइट आंसर, मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो ये किसने प्रस्तावित किया था? मौलाना हसरत मोहानी। ऑप्शन बी, मौलाना हसरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दिल्ली अधिवेशन जो कि एक विशेष अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे।
तो देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस था एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने आपको बताया, और आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। काफ़ी इधर उधर ढूंढने के बाद ये क्वेश्चंस मुझे मिला है, काफ़ी मेहनत लगी है, तो मैंने आपको जो लाइक का टारगेट रखा 700 लाइक्स का, प्लीज़ इसे कंप्लीट कर देना, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए, वीडियो को शेयर भी किया करें। क्यूज का क्वेश्चन आपके लिए 3 क्वेश्चन है, तीनों का राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे। सेकंड क्वेश्चन कि महात्मा गांधी सबसे पहले किस अधिवेशन में कांग्रेस के मंच पर दिखे थे। मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, उसमें मैंने आपको बताया, साथ साथ मैंने नोट्स में अच्छे तरीके से आपको ये इसके बारे में लिखा भी है, तो अगर आपने नोट्स को पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको याद होगा। और तीसरा क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन थे, इसके नाम के साथ इनका अधिवेशन भी बता दीजिएगा कब और कहाँ पे, तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।